दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई है चंद्रबाबू नायडू। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वो अब बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने एक बड़े शर्त रख दी है साथियों। कल 9 तारीख को शाम 7:15 पर देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी शर्त रख दी गई है और वो शर्त क्या है, हम अपने साथी के साथ जुड़कर आपसे बातचीत करेंगे। करीना कन हमारे साथ जो मौजूद हैं और उनके साथ एक बार जुड़कर हम आपसे बातचीत करेंगे। जी हाँ, करीना जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और आप से आज खास मुद्दे को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी-अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने, यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की तरफ से क्या बड़ी शर्त रख दी गई है। कल देश के प्रधानमंत्री जो है, आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिस प्रकार से तारीख आधारित की गई है। लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू की इस इतनी बड़ी शर्त रखना किन ओर इशारा करती है? जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सभी व्यूअर्स को, उसके बाद जो आपने सवाल पूछा हम सीधा उस पर आते हैं। चंद्रबाबू नायडू, आप सभी जानते हैं और जितेंद्र जी आपकी ये जो सारे मुद्दे रहते हैं उनमें भी सामने आया है एक नाम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये राजनीति को काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है। और अब जो है क्योंकि ये सरकार का हिस्सा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है शपथ लेने जा रहे हैं उनके सहयोग के साथ, तो उनसे जुड़े मामले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब बात करते हैं हम जो उनके बेटे जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो अल्पसंख्यकों का जो वहाँ पर चल रहा था आरक्षण, वो एज़ इट इज़ चलेगा। मतलब कि आंध्र प्रदेश की उन्होंने बात की है, अपने स्टेट को लेकर उन्होंने बात की है। हालाँकि ये नेशनल लेवल पर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अपने स्टेट को लेकर उन्होंने कह दिया है। विडंबना ये हो गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुलकर जो है अपने प्रचार-प्रसार में ये कह चुके थे कि वो धर्म के आधार पर या अल्पसंख्यकों के आधार पर कोई जो है आरक्षण नहीं देंगे। तो अब जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ इस जो है नज़रिए से देख रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे? गठबंधन के जो चलते वो इन मुद्दों को दबा देंगे या फिर खुलकर अपना जो उन्होंने बयान दिया है, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने हमने देखे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जो है सभी की निगाहें नरेंद्र मोदी जी पर टिकेंगी कि क्या होने वाला है। तो करीना जी, एक बात और, एक ऐसी खबर है जिसको हम बिल्कुल भी दबा नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। आप सभी अगर हम बैकग्राउंड देखें बीजेपी का, तो सीधे तौर पर उसमें आपने लगातार देखा होगा कि किस प्रकार से, अगर उनका इसी 2 टर्म का पिछले 10 साल का अगर हम बैकग्राउंड उठाकर देखें, तो किस प्रकार से एक समुदाय विशेष को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर किस प्रकार के वो बातचीत करते हैं, किस प्रकार का उनका अंदाज रहता है। इस चीज को देखकर क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उसमें सीधे तौर पर बैलेंसिंग हो पाएगी? क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को लेकर अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव से पहले भी किस प्रकार की बयानबाजी की गई, घुसपैठिए उनको कहा गया, इस प्रकार की बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए दूसरी तरफ से अगर हम जाने, तो चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से मुस्लिमों का मसीहा बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। और जब केंद्र सरकार बन जाएगी, गठबंधन सरकार बन जाएगी, तो इस तरीके के जब फैसले लिए जाएंगे, तो क्या बीजेपी इन सब फैसलों से सहमत होगी? देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये राजनीति है, इसमें कोई किसी का सगा-संबंधी नहीं होता है, सब पहले अपना फ़ायदा देखते हैं। ये चीज़ तो आपने और हमने देखी है किस प्रकार से जो है दल-बदल होकर नेता इधर से उधर होते हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में तो हालाँकि सुधर भी जाते हैं, ऐसा आपने और हमने देखा है। और बात यहाँ पर ये हो रही है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने प्रचार में मुस्लिम एक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है और हिंदुओं, राम मंदिर के नाम पर कुछ ऐसा सिलसिला बनाने की देश में कोशिश की है। हालाँकि उसका भुगतान भी उनको जो है नतीजों के समय देखने को मिला, किस प्रकार से जो है जनता ने देश को विभाजन करने वाले जो भाषण थे, उनके प्रति उनका क्या रवैया रहा। और जहाँ तक बात सहमति की है क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है, तो जब मतलब कि हम अगर इस चीज़ को थोड़ी बारीकियत से समझें,
तो गठबंधन जो होता है भले ही वो कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन जब ये पता रहता है कि सामने वाली पार्टी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सरकार नहीं बना सकते हैं, आप अपनी सरकार को बैलेंस नहीं रख सकते हैं, आपकी सरकार टूट सकती है एक तरीके से। तो कुछ चीज़ें और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली आपको उनको लेकर समझौते करने पड़ते हैं। तो ऐसी ही स्थिति हमें लग रही है कि आगामी जो होने वाली है कि नरेंद्र मोदी जी हो सकता है कि इस मुद्दे को एज़ इट इज़ दबा दें। ना तो उसमें दोबारा से आवाज़ आए वो साइलेंट मोड पर मुद्दा जा सकता है मुस्लिमों का क्योंकि आपने देखा आंध्र प्रदेश से तो ये ऐलान हो ही चुका है कि टीडीपी के द्वारा कि वहाँ पर जो मुस्लिमों का एक तरीके से हम अल्पसंख्यकों का आरक्षण की बात कह रहे हैं कि वो उस पर जो है एज़ इट इज़ रहेंगी और आपको ये भी बता दें कि जो टीडीपी का वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सीएम का भी इलेक्शन हुआ है। तो वहाँ पर जो घोषणा पत्र था टीडीपी का, वहाँ पर उन्होंने घोषणा पत्र में ही मेंशन की हैं ये चीज़ें। मुसलमानों की जो है पेंशन से लेकर और मुसलमानों के जो आरक्षण से संबंधित सारे वायदे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही दे दिए थे। हालाँकि तभी से गठबंधन चल रहा था, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो है वो इस प्रकार का आरक्षण नहीं देंगे। इसके पीछे एक गहरा जो है मुद्दा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को लग रहा था कि उनकी बहुमत की सरकार आने वाली है। तो शायद उनका टीडीपी के घोषणा पत्र पर इतना ध्यान ना गया हो, ये अहम मुद्दा हो सकता है। तो देखिए करीना जी, अगर हम एक मुद्दे को और उठाकर लेकर चलिए, आप देखिए लगातार चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में इस तरीके के मुसलमानों को, जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय है उसके लिए आरक्षण जैसी, या 50 उम्र के बाद उनको पेंशन दी जाएगी, हज के लिए उनको 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के आंध्र प्रदेश में नियम बनाए गए हैं, लेकिन अब चूंकि केंद्र में सरकार बनने जा रही है, तो सीधे तौर पर पूरे के पूरे देश के अंदर इस तरीके के लाभ मुस्लिम समुदाय को दिए जाएं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चंद्रबाबू जरूर आवाज उठाएंगे। अगर उनको अच्छे पद मिल जाते तो सीधे तौर पर फिर वो मुस्लिम का, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में मसीहा बनकर काम कर रहे हैं, केंद्र में भी वो सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए मांग उठाएंगे। लेकिन मोदी सरकार इस पर सहमत होगी या नहीं होगी, इस पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। और उसी के साथ अगर हम आप आगे थोड़ा बढ़कर चलकर देखते हैं, तो सबके लोगों के कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती? इंडिया गठबंधन चुप क्यों बैठा है? अखिलेश को, राहुल गांधी को पूरी मेहनत करनी चाहिए, सांसदों से बातचीत करनी चाहिए, उसके आधार पर उनको भी दावा ठोकना चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो आपको ये बता दें जहाँ तक बात इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की है, तो वहाँ से तो आप देख लीजिए जो भी मान लीजिए आप सीटें, समर्थन या जनता के वोट किस कुछ भी कह लीजिए जो जन समर्थन मिला है, मान लीजिए जेडीयू को मिला है, टीडीपी को मिला है, तो वो मोदी के विरोध में ही मिला है। ये चीज़ें तो क्लियर हैं, क्योंकि जब आप एक लेवल पर आकर सोचते हैं तो इसका मतलब यही निकलता है कि वो एंटी मोदी है, मोदी के खिलाफ ही वो वोट मिले हैं। लेकिन जैसे ये दल-बदल और गठबंधन सरकारें हैं, ये एक तरीके से जो जनता का विचार है या जनता की चाहते हैं उसको थोड़ा दबा देते हैं क्योंकि वो गठबंधन में सरकार बना लेते हैं। तो अभी इंडिया गठबंधन के बारे में तो तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है ऑफिशियल तौर से बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो तब तक तो कहना कुछ नहीं बनता है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार के बारे में बात करें। और जो दूसरा मुद्दा है कि नेशनल लेवल पर जो है मुस्लिमों या अल्पसंख्यकों या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो आरक्षण की बात आपने पूछी है, तो उसके बारे में बताएँ तो जहाँ तक टीडीपी का सवाल है तो वो मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना ओपिनियन है कि वो शायद आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। आवाज़ उठाई जा सकती है लेकिन बीजेपी सरकार शायद उस पर इतना ज़्यादा अमल नेशनल लेवल यानी सेंटर लेवल पर ना कर पाए। ऐसा मुझे अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग लगता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो वो सीएम भी हैं और उनकी जो है लोकसभा सीटों की वजह से वो अपने जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री में भी पूरा योगदान दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बनाने में तो हो सकता है उसके जो चलते आंध्र प्रदेश में जो है मोदी जी कुछ ना कर पाएँ या वहाँ पर एज़ इट इज़ चले लेकिन स्थितियाँ यहाँ पर इतनी सुधर सकती हैं कि अब कोई नया कानून इसको लेकर ना आए, नहीं आएगा शायद।
जब तक गठबंधन सरकार है। तब तक तो शायद जहाँ पर जैसा चल रहा है, अल्पसंख्यक हो गए, मुस्लिम हो गए या कोई भी समुदाय होगा, मुझे ऐसा लगता है अपना ओपिनियन कि अभी जो ये सरकार चलेगी 5 साल इस समय में जो है ये मुद्दे दबा दिए जाएँगे, इन पर कोई एक्शन ही शायद नहीं लिया जाएगा, ताकि सबकी जो बातें, चीज़ें हैं वो थोड़ी बैलेंस रहे, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करीना जी आपका लेकिन सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से 2024 के अंदर सरकार बनने जा रही है, कभी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर गठबंधन सरकार चलाई नहीं है, चाहे वो 3 बार गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहे हो, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हो, तीसरी बार उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। हालाँकि उन्होंने बहुत पहले नारे दिए थे कि एक अकेला सब पर भारी, इस तरीके के वायदे, इस तरीके के नारे उनके जनता ने किस प्रकार से झूठे कर दिए, जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया है और सीधे तौर पर अब गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन 2 बैसाखियों के सहारे सरकार कितने दिन चलेगी, ये देखने वाला बड़ा मुद्दा रहेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करीना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिर जो मुद्दे आते हैं उनके साथ लगातार हम हमारे व्यूअर्स को बड़े-बड़े अपडेट देते रहेंगे और खास तौर पर जो भी लेटेस्ट अपडेट है, ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत है, उससे रूबरू कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।